पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2, चैप्टर का नेम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो इंडिया है उसको फ्रीडम मिल गई है, हमने नेशन बिल्डअप कर लिया, अब हमें इसकी डेवलपमेंट करनी है, लेकिन वो डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। तो कुछ चैलेंजेस है कि जैसे बिल्ड द नेशन, देश को कैसे बनाएंगे, डेमोक्रेसी को कैसे सेटअप करके रखेंगे, और जो पॉवर्टी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है उसके साथ हम कैसे फाइट करेंगे। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट है जो हम देश की करना चाहते हैं, अभी जो डेवलपमेंट है सब लोगों के लिए सेम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रखी है हमारी बुक में, ओडिशा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रखा था कि ये जो हमारे एक लार्जेस्ट रिसोर्सेज है, जहाँ पे हमें आयरन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में मिलता है। तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी ऐसी हैं जो चाहती थी कि वो उड़ीसा में आए और यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करें। यहाँ पे क्या था, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पे कि मेमोरेंडम बना के रखा हुआ था लोकल कंपनी के लिए और जो फॉरेन की कंपनीज है उनके लिए भी। ठीक है, मेमोरेंडम मीन से एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें कंडीशंस लिखी होती हैं कि कौन सी कंपनी उड़ीसा में किन कंडीशन के ऊपर काम करने के लिए आएगी। अब जो उड़ीसा है ये अब इसका पार्ट 2, जो उड़ीसा है वो एक अंडर डेवलप्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ट्राइबल मतलब कि जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और ये काफ़ी बैकवर्ड है, और यहाँ के लोग हैं वो पोल्यूशन से डरते थे। लेकिन जब ये जो कंपनीज हैं जब यहाँ पे आके वो फैक्ट्री लगा रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, तो उस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को उड़ीसा को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा था, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। अब इन लोगों को तो ह्यूज क्वांटिटी में आयरन मिल रहा है, तो ये लोग तो खुश हैं कि इनको बहुत सारा पैसा मिलेगा, इनको बहुत सारे, ठीक है ना, दूसरी करेंसी मिलेगी। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि अब इन लोगों को अपने घर पर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी सब लोगों के लिए सेम नहीं होती। मेमोरेंडम, अब उसमें क्या मेंशन था, हमारी गवर्नमेंट ने क्यों बनवाया था, उनको ये लगता था कि जैसे जैसे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी दूसरी कंपनीज आएंगी यहाँ पे, अगर आके वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इसके साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेवल उनका बढ़ेगा। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे इस आइडिया को, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि एक पोस्को कंपनी, एक कोरियन कंपनी है जो उड़ीसा में पोस्को कंपनी के नाम से आई थी, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें नहीं ऐसी कंपनी चाहिए, अब लोग वापस जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, माइनिंग एक्सपर्ट आते हैं। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है वो कैसा है, लो है, हाई है। अगर यहाँ पर कोई कंपनी आएगी काम करने के लिए तो इससे लोगों को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, और यहाँ से कितनी मतलब कि इकोनॉमी को अपग्रेड मिलेगा या कितनी इकोनॉमी डाउन होगी, लोगों को इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बातें कौन रखते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, इनके साथ ही इनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी अपनी बातें रखते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो अभी तक हमने तो बस यही पढ़ा है कि जब हमारा देश बना तो हमने ये देखना था कि हम अपने देश की डेमोक्रेसी कैसे सेटअप करेंगे, पॉवर्टी को कैसे दूर करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो डेवलपमेंट का सीन ये निकल के सामने आया कि जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो सब लोगों के लिए सेम नहीं होता। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट जब बहुत अच्छी होती है तो उसी टाइम पे दूसरे लोगों की डेवलपमेंट बहुत ख़राब होती है। इसके एग्जाम्पल है उड़ीसा में, जो कि एक हमारे पास एक आयरन ओर जिसमें ह्यूज क्वांटिटी में मिल सकता है हमें। तो जो फॉरेन की कंपनीज क्या चाहती थी कि वो उड़ीसा में आए और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, और इनकी तरफ देखते देखते वहाँ की गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम बनवा के रखा हुआ था लोकल कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, जिसमें मेमोरेंडम ये इनका मानना ये था कि जैसे जैसे यहाँ पे कंपनीज आएंगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो थी जो प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोग नाराज थे इनसे, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया था, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा आयरन और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था, वो ट्राइबल एरिया था। तो इन लोगों को लगता था जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन करते हैं, माइनिंग वगैरह जब करते हैं तो लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो लोगों ने इनको भगाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी का नेम है पोस्को, जो कि एक कोरियन कंपनी थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का। इसमें क्या होता है कि जो लोगों के MP MLAs होते हैं, ठीक है, माइनिंग एक्सपर्ट आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे एरिया पे अगर कोई कंपनी आ रही है
वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इससे लास्ट में लोगों को बेनिफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस इकोनॉमी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डेफिनेटली कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इसके साथ हम किसी दूसरे बंदे को हर्ट ना करें। ठीक है, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है। अब वो पॉलिटिकल जजमेंट वो बताती है, पॉलिटिकल जजमेंट ये बताती है कि अगर कहीं पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसको पब्लिक ओपिनियन में फिर कन्वर्ट किया जाता है कि लोग इससे खुश है या नाराज़ है। अब हमारे पास दो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब हो गया कि जो लोगों के विचार हैं, एक होते हैं लेफ्ट वाले और एक होते हैं राइट विंग वाले। लेफ्ट वालों का मानना ये होता है कि जो देश में गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। गवर्नमेंट को इसलिए अपना रोल ज़्यादा प्ले करना चाहिए कि वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जिससे गरीब लोगों को वेलफेयर मिले। ठीक है। लेकिन जो राइट विंग वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और मार्केट को फ्री रोल प्ले करवाना चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी डिमांड कम है उसका प्राइस कम होगा। तो ये वाली सोच रखते हैं राइट विंग वाले, ये वाली सोच रखते हैं लेफ्ट विंग वाले। लेफ्ट विंग का मानना ये होता है कि गवर्नमेंट को सारा कंट्रोल दिया जाए, वो गरीबों को साथ लेके चलेगी, वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगी। जो राइट विंग वाले ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए, मार्केट अपना फंक्शन खुद करेगी। ठीक है। तो यहीं से डेवलपमेंट सब लोगों के लिए सेम नहीं है। अब क्या हुआ कि हम स्टैंडर्ड मेजर कैसे चेक करेंगे कि कौन सा देश, कौन से लोग अच्छे हैं खराब हैं, कैसे पता चलेगा। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट फिर से एक और एग्जांपल है कि कैसे सबके लिए सेम नहीं होती। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम, जितने डैम बनेगी उतनी बिजली मिलेगी, उतना इनका काम चलेगा। लेकिन जो आदिवासी हैं उनको कोई भी डैम नहीं चाहिए, क्योंकि डैम जब भी बनाना होता है जंगल को तोड़ के बनाया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जो अर्बन पीपल है उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें फ्रीली मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टैंडर्ड मेजर। स्टैंडर्ड मेजर में क्या होगा कि हम कैसे पता करते हैं कि कौन से लोग इम्प्रूव हो रखे हैं, ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें कुछ जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है, तो वो पढ़ाई में अच्छा है कमज़ोर है कैसे पता चलता है। तो उसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस में कितना ग्रो किया, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स में, मैथ्स में कैसे कैसे मार्क्स लिए, तो वो पता चलता है कि बच्चा कौन सी फील्ड में आगे है। लेकिन फर्स्ट कौन आता है? जो बच्चा हर एक सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लेता है। ऐसे ही तो हम देखते हैं कि कौन सा देश सबसे आगे है। तो इसके कुछ जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, उनके हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं, कि उस देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी ग्रो हो चुकी है। जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा इंप्रूव हो रखा होगा वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करता होता है। दूसरा फिर हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो हमने ये देखना होता है कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक, टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास कैसी है, कि वो लोग मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने चलना सीख लिया, नहीं चलना सीखा अभी तक। कैपिटलिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लोग कितना कर रहे हैं। अपना लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। लिबरलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट का कम से कम रोल हो, जो लोग हैं वो अपने तरीके से ज़्यादा काम करते हैं। फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोलते हैं कि ग्रोथ है, इसमें हम एक मटेरियल प्रोग्रेस भी देखते हैं और साथ में साइंटिफिक रैशनैलिटी भी देखते हैं। साइंटिफिक रैशनैलिटी मतलब लोगों को लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। हर बार ऐसी बातें नहीं है कि कभी ऐसे तो कभी डैम ही नहीं बनेगा। अगर हम सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं करनी, अगर ज़रूरी है तो वो करनी पड़ती है कई बार। तो अब नेशन, देश तीन तरह के होते हैं। एक होता है अंडर डेवलप, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। डेवलपिंग जैसे कि इंडिया, जो अभी अभी एमर्ज हो रहे हैं, अच्छे तरीके से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डेवलप्ड जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे अमेरिका, चाइना, ये जो वो कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं। अब इंडिया के बाद, अब सॉरी, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस थी कि वो किसको, मतलब कि जब उन्होंने, अब देखिए आज़ादी से पहले क्या होता था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश के पास थी, तो वो लोग रूल रेगुलेशन बनाते थे। अब अंग्रेज चले गए हैं तो इंडिया के पास है कि उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन कैसे बनाने हैं। तो दो ऑप्शन है, एक तो है अमेरिकन मॉडल, ठीक है। अमेरिकन मॉडल में क्या होता था कि वो लोग लिबरलाइजेशन, मतलब कि सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो ये लोग मार्केट के हिसाब से चलते हैं कि ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज होनी चाहिए। तो अमेरिकन मॉडल ये बोलता है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम इन तीनों को लेके चलेंगे।
दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास एक सोवियत यूनियन मॉडल की। इसमें क्या होता है, ये सोशलिस्ट मॉडल है। इसमें सोशलिस्ट मॉडल में ये होता है कि ये लोग इनके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कम से कम रोल था, लेकिन सोवियत में सारा रोल ही गवर्नमेंट का रहेगा। ये मार्केट फ्री रोल प्ले करती थी कि मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा प्राइस डिमांड कैसे रखना है। ये बोलते हैं कि नहीं, हम गरीबों को साथ में लेके चलेंगे। अब इंडिया के पास क्या आता है कि जो सोवियत यूनियन मॉडल है, तो एक तो इंडिया की जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी इसी मॉडल को फॉलो करती थी और ये सोशलिस्ट है। और जो नेहरू जी हैं वो भी इसी मॉडल को जो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते थे, तो इंडिया ने भी वो चलाने शुरू करवाए हैं। इसी मॉडल के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना शुरू किया। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ कि हम पूरे समाज में लोगों को इकोनॉमिकली रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इनको 10 एकड़ छोड़ दी, बाकी की गवर्नमेंट ने ज़मीन खुद खरीद के गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। ये सबको जो रिसोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश हो। तो वैसे भी जो इंडिया के ज़्यादातर लीडर्स हैं वो कोशिश कर लेते कि हम सभी लोग सोवियत मॉडल को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज प्लानिंग। क्या होता है, सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉमन कंसेंसस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, हम अपनी इकोनॉमी को वापस फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम इसमें बनाएंगे तो इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत पीछे रखेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर को ही आगे लेके आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों करना है हमें, क्यों हमें प्राइवेट सेक्टर को पीछे करना है और गवर्नमेंट सेक्टर को आगे लेके आना है? देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहले तो हम लॉजिकली सोच के देखते हैं। जब भी हम किसी फील्ड को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वेरी बिग पुश की ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट में। तो वो इतना बड़ा जो पुश होता है वो किसी भी प्राइवेट, तो ये जो इतना बड़ा पुश होता है वो अगर प्राइवेट सेक्टर खुद लगाएगा तो वो उसको फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे फीस बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल जब से बने उनकी फीस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट स्कूलों से। तो कुछ ऐसे रीज़न होते हैं। तो चलो वेरी फर्स्ट अभी हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि जब हमने कॉमन कंसेंसस में हमने हमारे देश की इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है तो प्राइवेट सेक्टर को पीछे रखा गया, गवर्नमेंट सेक्टर को आगे लिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक थे, क्या रीज़न थे? वेरी फर्स्ट है कि 1930 में क्या हुआ था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्रेट डिप्रेशन में, मतलब कि वहाँ पे वो यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन है, वहाँ से लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो जापान जर्मनी है ये फिर भी अच्छा कर रहे थे और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही थी अपना सारी चीज़ों के लिए। फिर जो सोवियत यूनियन है 1930 टू 1940 में, ठीक है, जबकि वर्ल्ड में डिप्रेशन था उस टाइम पे, जो सोवियत मॉडल है वो फिर भी अच्छे से काम करके दिखा रहा था। तो 1940 टू 50 तक आते आते तो क्या हुआ कि सोवियत ने बहुत अच्छे नेक्स्ट 10 ईयर में भी बड़े अच्छे से काम किया। तो इस हिसाब से इंडिया को लगा कि चलो भैया हम ये करते हैं कि हम भी सोवियत यूनियन को ही फॉलो करेंगे क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से काम करते आ रहा है। अब इसके लिए हमने बनाया कि प्लानिंग की कमीशन, इसको हम पीसीआई बोलते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंडा ये होता है कि हम जैसे अभी हमें 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट बनी है मिली है, तो उन 5 ईयर में हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करते हैं। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1950 मार्च के मंथ में। इसका मेन फंक्शन इसके क्या होते हैं, इसके जो हेड होते हैं ना वो देश के पीएम होते हैं। जो वेरी फर्स्ट चेयरपर्सन जो हेड है वो इनके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो अभी इसके फंक्शन होते हैं एडवाइजरी रोल प्ले करना, ये हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं, हमारे देश के लोगों को बताते हैं, देश के बाकी लीडर्स को बताते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, कि हम पहले कौन से, जैसे कि स्कूल में होता है ना कि इस वीक में एग्ज़ाम लेने हैं तो सारा स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम करता है, जब स्पोर्ट्स डे होता है उसके हिसाब से काम करता है। तो ये बताते हैं कि अभी हमने पॉवर्टी को दूर करने के लिए एफर्ट करने हैं, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, फैक्ट्रीज को लगाने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो ये इसका फंक्शन होता है एडवाइजरी रोल प्ले करना। और उसके साथ साथ ये कि यूनियन कैबिनेट बनाते हैं। यूनियन कैबिनेट में क्या होते हैं, जितने भी पावरफुल लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, वो इस कैबिनेट में होते हैं। और ये कि सिंपल रेजोल्यूशन, उनके सिंपल रेजोल्यूशन मतलब कि बड़ी सिंपल पॉलिसीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन ये लोगों अपनी गवर्नमेंट के आगे पेश करते हैं कि हम किस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट भी बताते हैं कि हम कौन कौन से राइट्स हैं जो हम हमारे लोगों को हमेशा दे के रखेंगे। और ये जो प्लानिंग कमीशन है इसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव का मतलब हो गया डायरेक्शंस,
प्रिंसिपल का मतलब हो गया पॉलिसी, ठीक है। स्टेट हो गया गवर्नमेंट। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ खास नसीहतें एडवाइसें होती हैं जो हमेशा हमेशा से बेसिक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इनको बताया जाता है। अगर मैं अपनी बात फिर से समझाऊं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो हमारा पीसीआई पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, ठीक है। ये जो पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इसको ये अपने लीडर्स को, अपनी गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव्स देता है, डायरेक्शंस बताता है, जो बताता है कि अगर आपके स्टेट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपने उनसे कैसे लड़ना है। जैसे कि इसमें बताया जाता है कि आपने अपने लोगों को जो एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड, आपने उनको बेसिक नेसेसिटीज कैसे प्रोवाइड करवानी है। डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज और कॉमन गुड, जो भी कॉमन गुड्स होती हैं वो अपने लोगों तक कैसे पहुंचानी है। जैसे कि अब लगभग बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील चलती आ रही है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलती आ रही है, ठीक है। तो वो सारा कुछ इनमें ही आता है। फिर ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिकल सिस्टम है हमारा वो हमने बड़े अच्छे से बनाना है, मतलब कि कुछ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर ज़्यादा नहीं रखना हमने। हम ये देखेंगे कि अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं, ठीक है, और उनके पास देखिए अब जैसे कुछ लोग हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, एक बंदे के पास इतना सारा पैसा है, ठीक है, ये भरा पड़ा है, लेकिन दूसरे के बंदे के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे थोड़ा सा हिस्सा टैक्स, इसमें ने कुछ पैसे जब इनको दे दिए, ठीक है, अब इनके पास भी कुछ पैसे होगी, तो फिर गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, इनसे कुछ पैसे लेके इनसे भी गरीब लोगों में बांटेगी, ठीक है, जब ये लोग अमीरों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी हम लोग अच्छे करके रखेंगे। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको सही तरीके से करना है। वो कैसे करना है, अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगाना है और जो गरीबों में फिर उसको, या फिर फार्मर को उसको सब्सिडी की फॉर्म में या किसी और कम्युनिटी में किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी की फॉर्म में वो वापस रिटर्न कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ बताया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल है बॉम्बे प्लान की, इस रिलेटेड ना डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन बॉम्बे प्लान या बॉम्बे प्लान क्या था। तो अगर कुछ भी आएगा तो उसका आंसर बस यही लिखना आपने। देखिए 1944 में क्या हुआ, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, इन लोगों ने एक जॉइंट प्रपोजल गवर्नमेंट के आगे रखा। जो बॉम्बे में, बॉम्बे प्लान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा कुछ बॉम्बे में हो रहा था। तो 1944 में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग थे उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल गवर्नमेंट के आगे रखा और इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हम लोगों को भैया प्लान्ड इकोनॉमी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब कि हम लोग काम करेंगे लेकिन गवर्नमेंट हमारे आगे आए, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो स्टेट है वो इनिशिएटिव ले इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका लॉजिक क्या था कि जहाँ पे अब ये फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री तो बन जाएगी लेकिन वहाँ पे रोड भी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये सारा कुछ प्राइवेट बंदे के पास इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आप रोड वगैरह बनाओ, बिजली वगैरह लगवाओ, फैक्ट्री चलो हम खड़ी वहाँ पे कर ही देंगे, आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अर्ली इनिशिएटिव्स। तो अर्ली इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लेने शुरू किए। देखिए सबसे पहले जो हमारी इंडिया है उसने 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे पास एक गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए आती है, तो हमने ये जो प्लान है वो यूएसआर से लिया है, ठीक है, सोवियत यूनियन से लिया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट है, वो एक बजट बनाती है। बजट का मतलब क्या होगा कि जो इंडिया है उसको कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और उसने कहाँ कहाँ पे वो पैसे एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे वो खर्च करने हैं। तो बजट में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लान बजट, प्लान बजट में एक होता है नॉन प्लान बजट, ठीक है। प्लान बजट में मतलब कि कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसमें डेली रूटीन के जो डेली के खर्चे हैं उसको एक्सपेंड ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन इसमें 5 ईयर बेसिस के हिसाब से इनकम को, एक्सपेंडिचर को डिसाइड किया जाता है कि हम 5 साल कहाँ पे खर्चा करेंगे, ठीक है, 5 साल हम कहाँ से कितना फंड, कहाँ से कितनी इनकम हम लोग जनरेट करेंगे। अब क्या हुआ 47 में हमें फ्रीडम मिली, ठीक है। तो 41 में हमारा वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो हमारा 1956 में, फिर 61 में, फिर 66 में, ठीक है। फिर कुछ प्लान हॉलीडे आनी थी हमें 66 में, नहीं हो पाया, 7 में नहीं हो पाया, फिर जाके डायरेक्ट 69 में हुआ। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्यों। चलिए अब ये जो हमारे 5 ईयर प्लान होते हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है, ये हम क्यों बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग हैं हमारी जो लार्ज स्केल पे अचीवमेंट है उनको अचीव कर सकें और लॉन्ग टर्म में। क्योंकि कुछ काम ऐसे होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि देश में, सारे देश में सड़कें चाहिए, वो 2 दिन में तो नहीं बनेंगे, 1 साल में नहीं बनेंगी। उसके लिए फंड चाहिए, हिसाब किताब चाहिए, सुपरविजन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ तक चेकिंग भी करनी है। तो ये चीज़ें जो है
लंबे प्रोसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टाइम को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाने पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये स्टार्ट हुआ 51 से लेके 56 तक। इस प्लान का हमारे पास ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग हमारे देश में से गरीबी को दूर करेंगे, पॉवर्टी को हम हटाएंगे। जो KN राज है उन्होंने बोला था कि अगर हम इंडिया से गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो 20 ईयर्स लगेंगे और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इनको अगर हम चाहते हैं कि हमें इंडिया से गरीबी को टोटली ख़त्म करना है तो वेरी स्लोली प्रोसेस हम ये कर पाएंगे और ये लगभग 20 ईयर का प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस क्यों है? अगर कुछ लोग गरीब होते हैं तो हम हमेशा सिंपैथी ये दिखा देते हैं कि ये लोग गरीब हैं, लेकिन उसके पीछे का कुछ कभी लॉजिक भी समझना चाहिए कि वो लोग गरीब क्यों हैं। शायद वो अपनी हरकतों की वजह से गरीब हैं। अब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं, जितने डेज आवर मिनट्स उनको मिल रहे हैं उतने वो सबको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो शायद अमीर नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गरीब हो पाना तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए स्लोली प्रोसेस था। तो इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म हमने करने शुरू किए? एग्रेरियन रिफॉर्म। एग्रेरियन रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन गवर्नमेंट में और फार्मर के बीच में होता है इसको रिफॉर्म किया गया, जो फार्मर की डिमांड पे कि ताकि वो लोग अच्छे से खेती कर सके। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने डैम बनवाने शुरू कर दिए। अब डैम का डायरेक्ट लिंक आ गया इरिगेशन से। अगर डैम बनेंगे तो फार्मर को डायरेक्टली इरिगेशन मिलनी शुरू होगी। बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें होती थी, लेकिन जो लोग अब जब खेती को फसल को पानी चाहिए तो वो रेनिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। अब अगर गुड रेनफॉल होगी तो आउटपुट भी गुड होगी, लेकिन अगर रेनफॉल बैड हो रही है तो आउटपुट भी बैड ही होगी। इस वजह से क्या होता था कि गवर्नमेंट ने अब डैम बनवा दिए, तो डैम ने अब फार्मर को पानी इजीली अप्रोच करवाना शुरू करवा दिया। तो जहाँ पे ये पानी की ज़रूरत है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये पहुँच गई, और जहाँ पर डैम नहीं बन पाए वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने ड्राई फार्मिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। फिर इसके साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म करवाने शुरू किए। लैंड रिफॉर्म में कौन कौन से थे? जैसे कि हर एक बंदे के पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, लैंड को लिमिट कर दिया। जो रेंट है उसको लिमिटेड कर दिया कि कोई भी बंदा अपने जो लैंड ओनर है वो 1/3 क्रॉप से ज़्यादा मतलब कि रेंट नहीं ले पाएगा, जो टीनेंट हैं, ठीक है, उनसे। तो ऐसे और भी काफ़ी सारी चेंजेस गवर्नमेंट ने करने शुरू करवा दी थी। अब क्या होगा कि अब हम ये चाहते थे कि नेशनल इनकम हमारे देश की बढ़नी चाहिए, और बढ़ भी रही थी उस टाइम पे, लेकिन ये कैसे बढ़ेगी? अब देखिए, अगर लोगों के पास कुछ सेविंग होगी और उनके एक्सपेंडिचर कम होंगे तो डेफिनेटली वो जो सेविंग का पैसा वो कभी ना कभी इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो 100 से 200 रुपया, 1000 रुपया बनना अपने आप शुरू होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से आप मान के चलो कि मैं आगे मतलब कि अपनी लाइफ में मेरे पास कई तरह के खर्चे हैं। मैं डेली मतलब कि कुछ मेरे पास ऐसे हैं कि रोज़ मैं अब यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जॉब करने जाता हूँ और मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ पेट्रोल खर्च करके। तो मेरा एक दिन में कम से कम 2000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अब क्या हो गया कि मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा हूँ तो मेरा एक एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो अब वो एक्सपेंडिचर मेरा सेव होते जा रहा है, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते करते काफ़ी सारी सेविंग होगी। तो ये बहुत सारे पैसे आ गए मेरे पास। इतने सारे पैसे आके क्या किया मैंने, अपने घर के पास ही अपना एक ऑफिस खोल लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अब उस ऑफिस से डेली हर रोज़ मेरे पास बहुत सारी इनकम आएंगी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जब हम नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सेविंग्स ज़्यादा करनी चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए। अगर सेविंग ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो सेविंग के पैसे कभी ना कभी इन्वेस्ट होंगे, तो जिसके साथ हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में ये चीज़ तो पॉसिबल होगी, सेविंग ज़्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर कम है, लेकिन फिर भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक की बहुत ज़्यादा कमी है। कैपिटल स्टॉक इन द सेंस कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अच्छे से और बहुत बड़ी चीज़ों की इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जिस वजह से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो पाया। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ कि 3rd ईयर के बाद हम लोग हमारे देश में जो हम लोग नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते थे, वो कभी हम उसको अचीव ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए वापस वेरी, अभी तक हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में हमारा लॉन्च हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग देश से गरीबी को दूर करेंगे। KN राज ने बोला था अगर देश से गरीबी दूर करनी है तो कम से कम 20 साल लगेंगे, और ये स्लोली प्रोसेस है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रेरियन रिफॉर्म करवाने शुरू किए।
जिसमें डैम को बनवाया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लोगों के बीच में लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए गए, हालांकि वो बाद में फेल हो गए थे। और गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर हम नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर सेविंग ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो सेविंग के पैसे इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था कि कैपिटल स्टॉक की कमी की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस वजह से जो हमारा ये वाला प्लान है ये 35 ईयर प्लान के बाद फेल हो गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में अब हमने यहाँ पे क्या मतलब कि कस्में खाई। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के हमारे आर्किटेक्चर थे, मतलब कि जो फाउंडर थे, उनका नेम है पीसी मोहल्लोनिवास। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, ठीक है, पीसी मोहल्लोनिवास। इनको आर्किटेक्टर ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे इस टाइम पे ये बोला कि जो हम इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम इंडिया में फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज करेंगे, हमें इंडस्ट्री ज़्यादा चाहिए। क्योंकि इनका मानना ये था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सब में फैक्ट्रीज की गिनती बहुत ज़्यादा, और हम लोग एग्रीकल्चर है इसलिए हम लोग पीछे चलते आ रहे हैं। तो लेकिन जब हम लोग चाहते थे कि अगर हम हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी कहाँ से, लगाएगा कौन, क्योंकि हमारे पास तो अच्छे रोड भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी। तो इस चीज़ के लिए जो पब्लिक रोल है उसको आगे आना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला पब्लिक रोल को बढ़ाया जाए। चलिए, तो अब कांग्रेस ने मीटिंग रखी अवधि में। अवधि मद्रास की एक सिटी है। इन्होंने बोला कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है हम उसको आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने बोला कि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है हम लोग उसको ज़्यादा करेंगे। मतलब कि जो सामान हमारे देश में बाहर से आ रहा है, जैसे ये इंडिया है, अगर कोई सामान दूसरे देश हमारे देशों में भेज रहे हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स है हम उसको ज़्यादा कर देंगे। तो या तो ये सामान हमारे पास नहीं आएगा तो अच्छी बात है, इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रमोट होंगी। अगर वो फिर भी आ रहा है तो वो हमें ज़्यादा पैसे देंगे, तो हमें क्या इसमें बुराई है। और दूसरा इन्होंने बोला जो स्टेट का रोल है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, मशीनरी है, कम्युनिकेशन है, इसमें स्टेट का ही रोल ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये जो इन्होंने डिसीजन लिया इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, तो इन्होंने बोला कि जो इंडियन प्लस फॉरनर, अब ये दिक्कत आ गई। जो इंडियन है हमारे जो प्रोडक्ट है वो वेरी पुअर क्वालिटी के थे, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट 2 स्टार। लेकिन जो फॉरनर है उनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे, वो 5 स्टार तक जा रहे थे। तो हम लोग इनको तो ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे कॉम्पीट कर ही नहीं पाए। दूसरी बात, जो भी हमारी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी है और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर में कम चाहिए। और हमारे पास ना तो एग्रीकल्चर की ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही इंडस्ट्री की ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। तो फिर भी ये लोगों को लगा कि मतलब कि इंडिया के लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जैसे कोई डैम बनाना है तो वो डैम बना के जैसे यहाँ पे कोई डैम बनाना है तो यहाँ से एक विलेज को खाली करवा दिया गया। खाली करवाने के बाद यहाँ पे डैम बना दिया। अब डैम बना के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है तो उसका जो बेनिफिट है वो अर्बन लोगों को हो रहा है। जो रूरल पीपल थे उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए, बेनिफिट ले गए रूरल पीपल, अर्बन पीपल जो है वो बेनिफिट ले गए। तो उनको लग रहा था ये जो अर्बन के साथ ये ज़्यादा मतलब कि अपनापन दिखा रहे हैं और रूरल को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रही, क्योंकि इनकी ये जो पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा रहा था और जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होना। अब क्या था यहाँ पे कि केला मॉडल है, ठीक है, केला मॉडल में 100% लिटरेसी रेट है। हेल्थ इन्होंने बहुत अच्छी अपनी इंप्रूव कर रखी है। इन लोगों ने लैंड रिफॉर्म किए थे जिसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी इन्होंने करके दिखा दिया था। इनका जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी काफ़ी सारे चलाए थे। तो सबको लग रहा था कि जो केरला है ना इतना अच्छे रिजल्ट आ रहा है, हम पूरी इंडिया में ये मॉडल अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ इनके लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हो गया, जिन बच्चों की डेथ है बिफोर 1 ईयर हो जाती है, अगर किसी बच्चे की डेथ बिफोर 1 ईयर हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो केरला के बहुत ज़्यादा लो है। और लो मैटरनलिटी, जब बच्चे को बर्थ देते टाइम जिन मदर की डेथ हो जाती है तो उनको बोलते हैं मैटरनिटी में, तो इनका ये भी काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है, काफ़ी कम हो रखा है। तो मतलब कि केरला तो हर चीज़ में बहुत अच्छे नंबर मार्क्स लेके दिखा रही है। तो अब ये बात चलनी शुरू होगी कि हम पूरे देश में जो केरला मॉडल है उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अब इसके लिए क्या हुआ,
देखिए 1987 से लेके 1991 तक इस टाइम पीरियड में न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स, कुछ नए इनिशिएटिव लेने शुरू हुए। लोगों ने कैंपेन चलाने शुरू कर दी डेवलपमेंट के लिए। जो लिटरेसी रेट है पूरे देश में, वो टोटल लिटरेसी रेट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब इनको देख के ये डिसाइड होना शुरू हो गया कि हम लोग भी साइंस में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, इन्वायरमेंट को लेकर ज़्यादा ग्रोथ दिखाने शुरू कराएंगे, और जो वॉलेंट्री सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होगी। बल्कि लोगों ने अपने बिहाफ पे इन्वायरमेंट को साफ रखना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे लिटरेसी रेट बढ़ाना है, कैसे नशों के खिलाफ मुहिम चलानी है, लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी इन चीज़ों में शुरू कर दी। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा सेकंड 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इनके जो आर्किटेक्चर थे वो थे पीसी मोहनलाल, जिनको फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। इन्होंने बोला कि हम सेकंड 5 ईयर प्लान में जो 1956 में पास हो रखा है, हम इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा अहमियत देंगे, और इसमें जो पब्लिक रोल है वो सुपीरियर रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहेगा। कांग्रेस ने इससे रिलेटेड जो एक मीटिंग रखी थी वो अवधि मद्रास सिटी में रखी थी। इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो प्रोडक्ट बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। बाकी जो स्टेट का रोल है, कुछ मेजर चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, मशीनरी, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर स्टेट का रोल ज़्यादा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि जो इंडियन और फॉरनर है, इंडिया के प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं हैं जितने फॉरनर के प्रोडक्ट अच्छे थे, तो वो उस क्वालिटी के हिसाब से नहीं आ रहे, और अब ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी हो रखे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये थी यहाँ पे कि जो इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट हमारी वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी, एग्रीकल्चर पे कम कर रही थी। तो लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर को तो गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। तो जो रूरल लोग थे, ठीक है, वो थोड़े से इनसे नाराज़ हो रहे थे। इंडिया के जो लोग थे वो, यहाँ से रूरल लोग इनसे नाराज़ हो रहे थे, लेकिन जो अर्बन पीपल हैं वो इनसे खुश हो रहे थे कि चलो हमारे लिए काम हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का, जिसमें हमने केरला मॉडल के बारे में पढ़ा था। केरला मॉडल मतलब कि पूरे देश में अब एक मुहिम चल रही थी कि केरला मॉडल, केरला मॉडल। केरला में ऐसा क्या था, केरला ने रिप्रेजेंट करके दिखाया कि जो हमारा लिटरेसी रेट है दैट इज़ 100%, 100% है। हेल्थ हमारे पास बहुत अच्छी है। हम केरला ने लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके दिखा दी है। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पूरे पीक लेवल पे अच्छे से काम कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का वो काफ़ी अच्छे से बढ़ी है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि जिन बच्चों की डेथ बिफोर 1 ईयर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कम है। मैटरनिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो 1987 टू 91 में क्या हुआ, कुछ डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लोगों ने खुद लेने शुरू किए, जिसमें क्या था कि लोगों ने डेवलपमेंट के लिए कैंपेन चलानी शुरू कर दी। लोगों ने बोला कि हम टोटल लिटरेसी रेट पूरे देश में ज़्यादा लिटरेसी रेट लेके आएंगे, साइंस इन्वायरमेंट में ग्रोथ करके दिखाएंगे, और लोगों ने वॉलेंटरली सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन बनानी अपनी शुरू करवा दी। अब लास्ट में जाके लेकिन कुछ की कंट्रोवर्सीज रही। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री को लेके कुछ लोग हैं जैसे कि जेसी कुमार अप्पा, ठीक है, जिनको जेसी कार्निवल्स भी बोलते थे। ये इकोनॉमिस्ट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ये बोल इन्होंने एक इकोनॉमी ऑफ पैरामेन से एक बुक वगैरह भी लिखी थी, और ये पीसी पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे। इन्होंने बोला बोला था कि ये जो हम लोगों ने काम करके दिखाया है ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हम रूरल के लोगों को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, और इसमें जो रूरल लोग हैं उस और जो एग्रीकल्चर के बेस्ड ही अभी तक रहना चाहते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, लेकिन रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये इस हिसाब से अपनी बात रख रहे थे। तो जो चौधरी चरण सिंह थे वो कांग्रेस भारतीय लोक दल के वो लीडर थे, और कांग्रेस की तरफ से बाद में ये जाके पीएम बने थे। ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर के लिए भी बनाई गई लेकिन उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो सही नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर वाले थे, उन लोगों का भी आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वो लोग बोलते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया ने किस मॉडल को एक्सेप्ट कर दिया है, कैपिटल को भी मिक्स कर दिया प्लस सोशल के साथ। देखिए, अगर हम दाल बना रहे हैं, अगर हम चावल बना रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा उसको खिचड़ी बोल देते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक कैपिटल इकोनॉमी है, एक हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें प्राइवेट लोग काम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट लोग काम करते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिक्सचर हो गया। तो जो मिक्सड इकोनॉमी गवर्नमेंट ने जिस सेटअप को अडॉप्ट किया था, इसमें क्या था, जो प्राइवेट लोग हैं उनको एग्रीकल्चर दे दी, ट्रेड दे दिया, इंडस्ट्री वगैरह दे दी। अभी जो समकर के पॉलिसीज़ है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आ गई।
तो उनका क्रिटिसिज्म किया गया। जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने बोला कि हमारे लिए तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा ला के हमारे सामने खड़ा कर दिया। अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए, हमें परमिट चाहिए, जो गवर्नमेंट हमें देगी। और गवर्नमेंट ये हमें लाइसेंस देने के लिए, परमिट देने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। और हम लोग अपनी मर्जी से दूसरे देशों से भी इम्पोर्ट भी नहीं करवा पा रहे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और जो गवर्नमेंट सिस्टम है जो खुद काम करता है वो इनएफिशिएंट है और वो करप्ट है। ठीक है, ये एलिगेशन दी। अब जो पब्लिक सेक्टर के लिए बोला जा रहा था कि जो पब्लिक एजुकेशन और जो हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म करके दिखा रही है। और सरकार हर एक चीज़ पे आ रही है कि मैं ही करके दिखाऊंगी, मैं ही करके दिखाऊंगी, जो कि सरकार अच्छे से कर भी नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट का ये मानना था कि नीडल से लेके एक एरोप्लेन तक वो भी गवर्नमेंट ही सारा कुछ सेल करेगी, कंट्रोल करेगी, जो गवर्नमेंट से नहीं अच्छा हो पा रहा था। और गवर्नमेंट लोगों को इतना पागल ये जता रही थी कि प्लानिंग से पहले हमारे पास 50% पुअर थे। जैसे कि अगर हमने वेरी फर्स्ट प्लान बनाया वो 1951 में, यहाँ पे गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमारे पास 50% पुअर है। लेकिन जब हम 1956 या 61 तक हम आगे आए तो देखिए हमने पॉवर्टी को कैसे कम कर दिया। अब हमारे पास हमारे पास सिर्फ 40% पुअर है। अब ये लोगों को पागल बनाया जा रहा था। जैसे कि अगर मान के चलो कि 51 में टोटल 100 पीपल थे तो 50% मतलब कि 50 लोग गरीब हुए। अब नेक्स्ट जो हमने 5 ईयर के बाद या 10 ईयर के बाद हमारी पॉपुलेशन है वो 200 होगी। तो 200 का अगर हम 40% निकालेंगे तो वो 80 लोग आए। अब परसेंटेज में दिखाया जा रहा है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन गिनती में तो वो गरीबी बढ़ी है। तो लोगों के पब्लिक सेक्टर के खिलाफ मतलब कि इस तरह के काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म थे जो लोग कंप्लीट करते रहते थे अपनी अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर आउटकम्स टॉपिक। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे मतलब कि 5 ईयर प्लान है, वो बेसिकली इस चीज़ की जो गारंटी लेने की कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जाए और जो वेलबिंग सोसाइटी है, इंटायर सोसाइटी को वेलबिंग बनाया जाए। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या करना, देखिए कुछ इनिशिएटिव लिए थे जो, लेकिन देखते हैं वो पास हुए या फेल हुए। हमारी गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करवाना शुरू किया, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने पावर लैंड ओनर की क्लासेस सिस्टम को सेटलमेंट करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में ये था कि जो फार्मर्स के जो रूल्स बनाने हैं, जो फार्मर और पीजेंट को परेशान करते हैं, उनको थोड़ा सेट किया जाए, ज़मीन से रिलेटेड कानून थे। फिर जो लैंड ओनिंग थे, मतलब कि हर एक बंदे के पास ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के पास इतनी सारी ज़मीन है। अभी अगर इसके पास इतनी ज़मीन है, एक बंदे के पास मान लो इतनी ज़मीन है, तो उसको इतना हिस्सा दे दो जो काफ़ी है, बाकियों को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये भी जो दोनों रूल है पॉसिबल नहीं हो पाए। चलिए नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि इंडस्ट्रीज बनाएंगे जिसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको हम लोग अमीर कर देंगे। तो इंडस्ट्री से क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं वो अमीर से भी निहायत ही अमीर होगी। जो पॉवर्टी थी उसको फेल करने में हमारी गवर्नमेंट है वो बुरे तरीके से फेल होगी। ठीक है, तो लगभग ये जो प्लान है हमारे वो वैसा फ्रूट नहीं दे पाया जैसा हमें चाहिए था। इनके बीच में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फाउंडेशंस की, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम। तो ये इसका तो चलो पॉजिटिव क्रेडिट ही रहा है। इसके साथ ही कुछ हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें स्टील, ऑयल, टिस्को टिस्को तो चलो पहले से चलती आ रही थी। स्टील, ऑयल मैन्युफैक्चरर, रिफाइनरीज, डिफेंस, ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करवानी शुरू कर दी। लेकिन जब डैम बन रहे थे तो बहुत सारी प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पर डैम का क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट जो कम्युनिकेशन है उसको हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी इम्प्रूव किया, बहुत बेटर बनाने की कोशिश की। अब जो लैंड रिफॉर्म थे, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया कि हमारे फेल हो गए थे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म अभी कैसे फेल हुए थे, कुछ एग्जांपल्स है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट ने एबोलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम, इसको तो ख़त्म कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। जमींदार सिस्टम में क्या होता था कि अगर हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो और यहाँ पे ये ज़मींदार है, और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं पीजेंट है जो इनकी ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, ये इनको रेंट देते थे, फिर बहुत सारा रेंट देते थे। उसका कुछ हिस्सा जो ज़मींदार हैं वो खुद आगे जाके अपनी गवर्नमेंट को रेंट देती थी। तो ये ना इनको बहुत परेशान करते रहते थे, जितना चाहे उतना रेंट मांग लेते थे, तो इसको ज़मींदार सिस्टम बोलते थे। अब क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, इसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो रेंट इन्होंने अगर पे करना है तो वो डायरेक्ट इनके पास आएगा। अब इनका रेंट डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, इनके पास नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया।
दूसरा हमारे पास था कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसमें क्या आता है कि मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, ये कोई भी एक लड़का है, इसके पास काफ़ी सारी ज़मीन है। इसकी एक ज़मीन गाँव के किसी यहाँ पे इस एरिया में है, दूसरी कहीं पे, तीसरी कहीं पे, चौथी कहीं पे है। अब ये बंदा अगर खेती करने लगेगा तो जस्ट एक ही एरिया को कवर कर पाएगा, सबको नहीं। तो पहले लोगों के पास ज़मीन ऐसी होती थी खिलरी हुई अलग अलग जगह पे और छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर इनको पूछते थे ऐसे क्यों हुआ, तो ये बोलते थे ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम इनको इकट्ठा करके सेल करके एक जगह पे बड़ी सारी ज़मीन ले लें और यहाँ पे खेती करना, अप्रोच करना ईज़ी है। ये लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों की निशानी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम कर दिया। उन्होंने सब लोगों को बोला जिनकी ज़मीन खिलरी हुई है, उसको एक जगह इकट्ठी करो और कहीं किसी एक जगह पे उनको इकट्ठी करी ज़मीन बनवा के दे दी। फिर लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट ने ये पूछा कि हाँ जी, सबके पास कितनी ज़मीन है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी सारी ज़मीन है, ये सारी ज़मीन एक ही बंदे के पास है, बाकियों के पास किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी, इस लोगों के पास इतनी कम ज़मीन है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस टाइम पे रूल बनाया था कि एक बंदे के नेम पे सिर्फ़ 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अगर किसी के पास इतनी सारी ज़मीन आ रखी है। अब ये जो बंदा था इसके पास ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि इसको बोला कि 10 एकड़ ज़मीन आप कहीं से भी डिसाइड करो, ठीक है? जैसे कि किसी के पास इतनी ज़मीन है, अब लेकिन 10 एकड़ तो इतनी क्या है, तो गवर्नमेंट उसको बोल दे कि चाहे तो वो यहाँ से उठा ले ज़मीन या यहाँ से उठा ले। बाकी की ज़मीन गवर्नमेंट अपने सरकारी रेट से इससे खरीदेगी और गरीब लोगों में वापस में बाद में जाके बाँट देगी। हालाँकि ये वाला जो रूल है वो फ़ेल हो गया था। फिर टीन एंड लीगल सिक्योरिटी, ये भी अनसक्सेसफुल रह गया कि कोई भी बंदा अगर इनको काम देगा तो सिक्योर रखेगा, पैसे फिक्स कर दिए तो नहीं देगा। तो ये भी जो रूल है हमारा गवर्नमेंट का वो अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया। फिर आगे फूड क्राइसिस की टर्न आती है। क्या हुआ था 1940 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आनी शुरू होगी, भारी गिरावट आनी शुरू होगी। तो उस टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। इसके बाद 1950 में जो पॉपुलेशन है वो बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी रेशो से उसमें इंक्रीज़ आना शुरू हो गया। तो फिर आगे जाके 1960 में अगेन पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है? तो आफ्टर 5 ईयर जंग लग गई, वॉर हो गई, 2 वॉर हो गई, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। अब क्या हो रहा था, अब एक तो वॉर लग गई है, ठीक है? वॉर लग रखी है यहाँ पे, और दूसरा क्योंकि ये फसलें बार-बार फेल होते जा रही हैं तो इस वजह से फेमाइन्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी इंडिया में बहुत सारी जगह पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जैसे कि बिहार है, तो बिहार में मतलब कि 5 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, कुछ ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही थी वो पहले का 1/3 टाइम, मतलब कि अगर आगे वो लोग 30 यूनिट की प्रोडक्शन करते तो वहाँ पे 10 यूनिट हो रही है, तो 33% वहाँ पे मतलब कि प्रोडक्शन हो पा रही थी, ठीक है? और 9 स्टेट्स ऐसी थी, 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ 50% ही हो पा रही थी पहले से ज़्यादा। तो मतलब कि यहाँ पे तो भारी गिरावट आ रखी है। और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, अब जैसे कि हम बोलते हैं कि जो रूरल अर्बन लोगों के हिसाब से 2450 या 2200 कैलोरी चाहिए होती है, तो उस टाइम पे जो बिहार के लोग हैं तो उनको कितनी कैलोरी मिल पा रही थी, ओनली 1200। वो इसी से गुजारा कर रहे थे अपना। जो फूड प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। अगर फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अप्रोच में नहीं था फूड, और लोगों ने जोन बना दिए थे। जोन का मतलब क्या होता है कि अगर पंजाब में, मतलब ये पंजाब वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी फसल होगी, लेकिन अब ये जो फसल है ये हिमाचल में या यूपी में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, क्योंकि इस फसल की ज़रूरत तो पंजाब में ही चलती आ रही है। ये इनके पास पॉसिबिलिटी है नहीं कि वहाँ पे ये आगे भी बेच सके। तो जो हम लोग थे उस टाइम पे, हम लोग, हमारा जो अनाज है वो यूएस से, अमेरिका से इंपोर्ट करवाते होते थे। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी है, ठीक है, यूएस से हम लोग फूड मंगवाते थे, तो हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी थी आपस में। तो यूएस की एंट्री हुई, उसने इंडिया को बोल दिया कि फ़ौज वापस लेके जाओ। हमने बोला हम नहीं लेके जाएंगे, तो इसने बोला तो मैं आपको आगे से अनाज नहीं बेचूंगा, फूड इंपोर्ट नहीं करके दूंगा। तो इस ये तो कई सारे कारण थे, रीज़न हमने पढ़ लिए कि एक तो जो क्रॉप्स फेल हो रखी थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो फिर 2 वॉर लग गई, हमारा खर्चा वहाँ पे हो गया और अमेरिका ने भी हमें फूड देने से मना कर दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम इनको कैसे चलाएँगे? तो अब हमें देश को तो सँभालना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कि कैंपेन चलानी शुरू कर दी विलेज-विलेज जाके, ठीक है? तो वो कौन-सी विलेज थी? वो कौन-सी कैंपेन थी? इसका मतलब ये था
कि कैंपेन, गवर्नमेंट कैंपेन कब होता है कि व्हेन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रो फॉर नेशन, गवर्नमेंट यहाँ पे फार्मर आएगा। तो अब गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए स्पीच देनी शुरू कर दी। जब भी जहाँ पर भी इन लोगों के सरकारी जो भी गवर्नमेंट में होते हैं ना जो लीडर, जब जहाँ जहाँ पर उनके भाषण वगैरह होते थे, तो ये अपने भाषण में मतलब कि फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करते होते थे, ठीक है? अपनी स्पीच में उनको थैंक करते होते थे। तो इन्होंने पोस्टर बनवाने शुरू कर दिए, पोस्टर में स्लोगन लिखवाने शुरू कर दिए, हैप्पी फार्मर के पोस्टर बन रहे थे, जिसमें जय जवान जय किसान लाइक कुछ ऐसे बहुत सारे नारे होते थे। तो वो जो नारे थे, स्लोगन थे, वो फार्मर को मोटिवेट कर रहे थे और प्रोडक्शन करने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अब देखो भाई 1965 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है, तो अमेरिका ने अब हमें धोखा दे दिया कि अनाज देने से मना कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे मार नहीं खाएँगे, हम हमारा अनाज इंडिया में ही भेजेंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ नोन एज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? दैट वाज़ नोन एज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज़ द बेटर टाइम फॉर प्रोडक्शन, अब हम थोड़ा प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फार्मर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऑफर्स देनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने बोला कि जिन फार्मर के पास ज़मीन है लेकिन पैसे नहीं हैं बीज खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, तो हम उनको सब्सिडीज़ देंगे। वो सब्सिडीज़ पे ह वो हमसे सब्सिडी लें, सस्ते लोन लें, ठीक है? सब्सिडी के साथ वो एचवाईवी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ, ये लेकिन होते थोड़े कॉस्टली हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बीज है वो ₹10 का है, तो उसपे जो अनाज है वो साल बाद आएगा और वो छोटी क्वांटिटी का रहेगा। उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन जो एचवाईवी है वो 10 की जगह वो ₹100 का एक बीज आता है, लेकिन उसमें जो फल है वो आफ्टर 6 मंथ लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने ऐसे सीड्स को है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हमें अपने काफ़ी सारे होते हैं ना कि हम लोग प्रोटीन वगैरह या सप्लीमेंट लेते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइज़र देने शुरू किए। समझाना शुरू किया फार्मर को कि खेती में इनको कैसे यूज़ करना है। पेस्टिसाइड यूज़ करवाने शुरू किए कि जो कीड़े-मकोड़े हैं पेड़-पौधों को ख़राब कर देते हैं, फसलों को, उनसे कैसे बचना है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए डैम बनवाने शुरू कर दिए, पानी का बंदोबस्त करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत भी आएगी ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट है, वो हमने यहाँ तक पढ़े हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, एचवाईवी को इंट्रोड्यूस करवाया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन वगैरह फार्मर को गिफ्ट में देने की कोशिश की, सब्सिडीज़ लॉन्च करवानी शुरू कर दी। लेकिन इन चीज़ों का जो फ़ायदा था वो ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं, जो रिच फार्मर हैं, क्योंकि एचवाईवी सीड्स थोड़े कॉस्टली होते थे और पैसा इनके पास ज़्यादा था, तो इन्होंने तो वो खरीद लिए। जो गरीब लोग थे वो इसको नहीं खरीद पाए। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने एचवाईवाई को खरीदा, अब जैसे कि पहले ये होता था कि अमीर लोग यहाँ पे और गरीब लोग सिर्फ इतने से हैं। अब अमीर लोग और भी ऊपर चले गए, तो अब देखिए गरीब और अमीर में कितना ज़्यादा फासला हो गया और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भी आ रहा था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन को हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसमें ओनली व्हीट एंड राइस को ही इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी फसलों को एक्सक्लूड किया गया, उनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर ये एक अनइवन स्प्रेड था। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश में, देश के हर स्टेट में ही ग्रीन रेवोल्यूशन हो रखी है। इसका जो ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा में देखा गया, बाकी स्टेट्स में इसका कम ही देखा गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है? इसको चलाने के लिए जो लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेफ्ट विंग कौन-सी होती हैं, जो गवर्नमेंट को आगे लेके चलती हैं, जिनका मानना ये होता है कि हम गरीबों के लिए ज़्यादा काम करेंगे, उनको लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि हम लोग पुअर की हेल्प करेंगे, एक तो ये रहा। दूसरा जो मिडल पीज़ेंट क्लास सेक्शन है, पीज़ेंट मतलब कि जो खेतों में दिहाड़ी वगैरह करते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ थोड़ा अच्छा-सा राहत एम्प्लॉयमेंट वगैरह चलवानी शुरू कर दी। अब इसके नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है कि मिल्क की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है? मिल्क ही मिल्क हो जाएगा अब। अब गुजरात में एक कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है? लिमिटेड कंपनी है। इसमें क्या आता है, एक वर्गीस कुरियन, ये किसी भाई साहब का नेम है, वर्गीस कुरियन, इनकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये फाउंडर ऑफ अमूल, अमूल कंपनी के ये फाउंडर हैं और ये गुजरात में रहने वाले हैं।
हुआ क्या था, वो ऐसे था कि 1970 में आनंद गुजरात में एक प्लेस का नेम है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के कॉन्सेप्ट को जो है वो लॉन्च किया। इन्होंने बोला हम इतना मिल्क बल्कि प्रोड्यूस करेंगे कि फ्लड ला देंगे मिल्क का, ठीक है। तो मिल्क प्रोड्यूसर का इन्होंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना दिया कंज्यूमर के साथ कि कंज्यूमर को मिल्क चाहिए, बस उसके घर पे पैकेट में मिल्क आ जाएगा। अब जो मिल्क कंपनी है ये 2.5 मिलियन मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इन्होंने एक जो मिडल मैन है उनको एलिमिनेट कर दिया, और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग जिनके पास जो कैटल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिन्होंने अपने घर में डेयरी फार्मिंग का काम करना है, जो उनका मिल्क है वो अमूल कंपनी वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में अपनी अहम भूमिका इसने प्ले की है। इसके साथ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावरमेंट मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक है। क्योंकि ये जो ज़्यादातर काम है ये वुमेन एम्प्लॉय ओरिएंटेड होके हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट है जो नेहरू जी ने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, फिर इंदिरा गांधी जी ने जिन्होंने की है। नेहरू जी का रोल हमने सबसे पहले पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। जो 19 जब ये हमारे फर्स्ट 3 इलेक्शन ये जीते हैं। उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जिनकी डेथ इनके 100 ईयर के अंदर अंदर होगी। फिर इंदिरा गांधी जी आए। जब ये आए तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आई जनता के सामने। इन्होंने 14 प्राइवेट बैंक्स को स्टेट कंट्रोल के अंडर ले लिया था, और ये भी सोशलिस्ट पैटर्न को ही फॉलो करते थे जो सोवियत यूनियन का था। इनका भी मानना यही था कि जो हमें सोशल पैटर्न मीन टू से कि हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा आगे रखना चाहिए। और ये प्रो पुअर प्रोग्राम इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे जो हैं वो लॉन्च किए थे। लेकिन जो करप्शन की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो जीडीपी है वो इन 30 ईयर में 3 to 3.5% तक ही इंक्रीज हो पाई, ठीक है। फिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या रिवाइज किया है। फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे जो मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग कर रही थी उसका मेन मोटिव यही था कि हमारे देश की डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, सोसाइटी को अपग्रेड किया जाए। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म किया, हालांकि वो फेल हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने पावर लैंड ओनिंग क्लासेस को सेटलमेंट करने की कोशिश की, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाई। जो इंडस्ट्री जब बनी तो उससे अमीर लोग निहायत ही अमीर हो गए, ठीक है। चलो ये तो एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए। फिर जो पॉवर्टी है वो भी हमारे देश में वो ज़्यादा काम नहीं दे सकी हमें, उसको हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सके। फिर भाखड़ा नंगल डैम जैसे है, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑयल मैन्युफैक्चर, रिफाइनरीज, डिफेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छी चलो ग्रो कर रही थी। डैम्स का बहुत सारी जगह पे क्रिटिसाइज भी हुआ क्योंकि लोगों को डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ती थी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इसको हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से मतलब कि अपग्रेड किया। लेकिन जो लैंड रिफॉर्म थे उनमें से ज़मींदार को हटा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लैंड को कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन लैंड का मतलब क्या होता है कि जिनकी ज़मीन अलग अलग जगह पे खिल रही हुई है उनको एक जगह पे इकट्ठे करके ज़मीन दे देना। लैंड सीलिंग बना दी कि लैंड के ऊपर लिमिट फिक्स कर दी, ये फेल हो गया था रूल। टीन एंड लीगल सिक्योरिटी ये भी थोड़ा सा फेल हो गया था। फिर जब फूड क्राइसिस आए 1940 में तो फसलें फेल हो रही थी। 50 में पॉपुलेशन बढ़ी, 60 में पॉपुलेशन और बढ़ी, 65 to 67 दो जंग लग गई पाकिस्तान और चाइना से। तो उस टाइम पे हमारी प्रोडक्शन इतनी कम थी कि बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो 33% ही प्रोडक्शन कर पा रही थी, और 9 ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे 50% ही हो पा रही थी। तो बिहार के जो लोग हैं जो आगे 2450 मतलब कि 2450 यूनिट कैलोरी लेते थे, वो 1250% कैलोरी ले पा रहे थे। फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, डेथ रेट बढ़ रहा था, जूनिंग हो गई थी। अमेरिका ने फूड इंपोर्ट करने से हमें मना कर दिया था, तो उभर के आया सेल्फ सफिशेंट का कॉन्सेप्ट। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी लीडर्स ने स्पीच में, पोस्टर में हमारे फार्मर को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। जय जवान जय किसान, हैप्पी फार्मर के पोस्टर बनाने शुरू कर दिए। इसमें बोला गया कि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्या था कि प्रोडक्शन का ये बेटर बेटर प्रोडक्शन का टाइम है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी ऑफर की फार्मर्स को कि आप आइए खेती कीजिए, हम आपके साथ हैं। HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस करवाया, पेस्टिसाइड, इरिगेशन। लेकिन इसके कुछ नुकसान क्या हुआ कि अमीर लोग और अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब रह गए। व्हीट और राइस को ही कवर किया जा रहा था इसमें, और पूरे देश में ये मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन अपना इफेक्ट जादू नहीं दिखा पाया। वेस्टर्न पंजाब हरियाणा में दिखा पा रहा था, ठीक है। फिर वाइट रेवोल्यूशन की एंट्री होती है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ के जो
एक वर्गीस कुरियन, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये अमूल कंपनी के फाउंडर हैं, गुजरात से हैं। तो 1970 में आनंद जो सिटी है गुजरात में, वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया। इन्होंने ये बोला था कि हम लोग मिल्क का एक डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे कंज्यूमर के साथ। तो अमूल कंपनी बन गई। वहाँ पे वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ, मिल्क प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई, रूरल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया और प्रोड्यूसर होने लगा 2.5 मिलियन मिल्क लगभग, अब तो इससे भी ज़्यादा है। अब बाकी की जो डेवलपमेंट है, नेहरू जी ने कर दी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर दी, अब इसके बाद इंदिरा गांधी जी आएंगे। वो स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आए। उन्होंने 14 प्राइवेट बैंक को स्टेट कंट्रोल में ले लिया। सोशलिस्ट पैटर्न को उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रमोट किया। फिर जो प्रो पुअर प्रोग्राम है, इन्होंने ये भी लॉन्च किए थे। लेकिन इनके चलते जो हमारी जीडीपी है वो 3 to 3.5% ही बढ़ पा रही थी, करप्शन ब्यूरोक्रेसी की वजह से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास नीति आयोग का, बस अभी ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म होने वाला है। नीति आयोग में क्या हुआ, देखिए इसके फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो जो पीसीआई है, पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, वो सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर काम करता था। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो इन्होंने 15 अगस्त 2014 में ये अनाउंसमेंट की कि अभी समय आ गया है कि अब हम लोगों को सोशलिस्ट पैटर्न से ट्रांसफ़र होना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बोला कि अभी हम ट्रांसफ़र होंगे आइडियाज़ को लेके। तो नेक्स्ट आगे क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि वैसे भी ये जो नीति आयोग है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक इम्पोर्टेड एक टेक्निकल एडवाइस वाला एक बॉडी सेटअप है, जो यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में लेके चला करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसे हमारे लिए ज़रूरी होगा। जो नीति आयोग है, इसको रन करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो भी रहेंगे, वो इसको रन किया करेंगे। इनके जो वाइस चेयरपर्सन है, उनको डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो किनको वाइस चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारे वेरी फर्स्ट जो थे यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन, दैट वाज अरविंद पानागड़िया, एंड जो अभी हैं दैट इज़ मतलब कि रिसेंट जो थे डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये जो नीति आयोग है, ये बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होगा कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट से सारी स्टेट गवर्नमेंट से आइडियाज़ लेगी, फिर उसको सेंटर में लेके आएगी और देखेगी कि अब हमें कौन से लेवल पे काम करना चाहिए, जो ज़्यादा स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से फेडरलिज्म को भी जो है मतलब कि अलाइव रखेंगे, ठीक है। तो जो नीति आयोग है वो फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। हम कुछ एक दो टॉपिक और हैं, जैसे कि एनडीसी, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में ट्रांसफ़र करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हुआ था कि इसको स्टेब्लिश किया गया था 6 अगस्त 1952 में। इसके भी जो हेड है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। तो इसका भी टारगेट सेम ही होता है कि देश की रैपिड डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट इस हिसाब से नहीं करनी कि जैसे वेरी फर्स्ट पेज में हुआ था, आज हमने पढ़ा था ना, कि जो उड़ीसा में कुछ लोगों को लग रहा था कि डेवलपमेंट हो रही है, कुछ लोगों को इनको लग रहा था कि डेवलपमेंट है, लेकिन इनको लग रहा था कि ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऐसी करो जो सबके लिए बैलेंस बना के रखे। तो इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस में रहे। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कि पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, सभी स्टेट के सीएम होते हैं, और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जैसे न्यू दिल्ली होगी, ठीक है। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रहते हैं। फिर मेंबर ऑफ नीति आयोग रहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जो काम ये जो एनडीसी कर रहे हैं, ठीक है, इनको 52 में बनाया गया कि डेवलपमेंट करनी है, सेम काम नीति आयोग भी तो कर ही रहा है। इनकी हेड पीएम है, इनकी हेड भी पीएम है, ठीक है। बाकी के जो मेंबर हैं उनको पीएम ने डिसाइड करना, कोई बात नहीं, लेकिन लीडर तो वही हैं और काम भी वैसे करते आ रहे हैं। तो फिर ये कमेटी का बेनिफिट क्या है ना। तो इसी वजह से कुछ लोगों ने डिमांड उठाई कि एनडीसी को रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन क्यों, उसका आंसर अभी हमने पढ़ लिया कि जो एनडीसी है और जो नीति आयोग है, इनके पास सेम सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम रेजोल्यूशन होते हैं। इसलिए अब जो एनडीसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर चलो, एनडीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बोलते हैं कि ये एक सिक्योर कोऑपरेशन करते हैं सभी स्टेट्स का एग्जीक्यूशन में, कि जो भी स्टेट्स है वो सारी अपने आप को कोऑपरेट करेंगे। फिर ये बोलते हैं कि ये एक एफर्ट करेंगे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बड़े अच्छे वे से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बैलेंस रैपिड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। मतलब कि इनका ये जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। फिर ये एक
प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करते हैं जो पूरे देश के लिए ज़रूरी होती है और सबके लिए नेसेसरी होती है। अब तो इसके फंक्शंस काम क्या-क्या वो तो इसके मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स थे, अब काम क्या-क्या किए हैं। इनकी जो 56 मीटिंग हुई थी 2011 में, ठीक है? ये बोलते हैं रिकमेंडेड मेजर्स, ये पॉलिसीज़ बताते हैं कि कौन-कौन सी पॉलिसी अब हम लोगों को अपनानी चाहिए। और ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो पूरे सोसाइटी को, पूरी सोशल पैटर्न के हिसाब से चलती है। रिसोर्सेज़ का यूज़ कैसे करना है, और ये जो नेशनल प्लान को साथ लेके चलेंगे, ठीक है? इनके जो प्लान है वो पूरे देश की पॉलिसी में काम आएँगे। फिर प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, ये सभी लोगों के लिए, स्टेट्स के लिए गाइडलाइन बनाती है कि कौन सी स्टेट ने कौन सी पॉलिसी कैसे काम करनी है और किन गाइडलाइंस के अंडर रह के काम करना है। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा।